हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय भारतीय संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ने के क्रम में हमने एक्ट ऑफ 1853 अर्थात 1853 का अधिनियम देखा। उसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो होगा 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ओके, इसको भारत शासन अधिनियम क्यों कहा गया, पहले इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आप सभी को पता होगा कि 1857 में जो है स्वतंत्रता सेनानी जो थे भारत में कई जगह जगह पे विद्रोह कर रहे थे। आप उसमें कुछ नाम भी शामिल हैं, जैसे झांसी की रानी हुई, मंगल पांडे हुए। ये सब लोग 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उनको ये बताया कि आप लोग ये जो 1857 की क्रांति लोगों के द्वारा भारत में चलाई जा रही है, इसको रोकिए, आप लोग इसका दमन कीजिए। तो इसके बाद कई लोगों को इसमें लगाया गया, जैसे जितने भी प्रकार के जनरल थे सबको 1857 के विद्रोह के दमन के लिए लगाया गया। तो आपको पता भी होगा कि मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। तो इन सभी विद्रोहों को जो है दबाने के बाद इसके बाद एक अधिनियम लाया गया जिसको भारत शासन अधिनियम कहा गया 1858 में, और इसमें कुछ बदलाव किए गए। 1857 की क्रांति के बाद जब ये 1857 की क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसके बाद तुरंत ही कुछ बदलाव किए गए ताकि फिर से ये विद्रोह ना भड़के। जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो विद्रोह फिर से ना भड़के, इसलिए कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद फिर क्या किया गया, कुछ बदलाव किया गया। तो वही जो है 1858 भारत शासन अधिनियम आया, और उस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्ट ऑफ 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें इसको देखिए क्या कहा जाता है। इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं। किस एक्ट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? 1858 के भारत शासन अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस एक्ट से भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ और कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अभी तक जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। इससे पहले व्यापार कर रही थी। व्यापार पर क्या कर दिया गया, एक एक्ट लाया गया, और उसके बाद क्या किया गया, उस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक कार्यों को रोक दिया गया और उसको प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया। यानी कि केवल आप शासन ही करेंगे और व्यापार आपका काम नहीं होगा। लेकिन अब की बार क्या किया गया, इस एक्ट से अर्थात 1858 के एक्ट से भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अच्छा, क्राउन मतलब क्या? क्राउन मतलब ये कि जो शासक था, कहाँ का शासक? ब्रिटेन का, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का शासन शुरू हुआ, उसका शासन शुरू हुआ, यानी कि क्राउन का शासन शुरू हुआ। ओके, अब इसके बाद क्या किया गया, जैसे ही ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया गया। जो प्रशासनिक इकाई और व्यापारिक इकाइयों को देख रहे थे, उन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन संस्थाओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे ये तो अभी भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ बातें थी। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए। तो पहले
वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। अब इसमें देखते हैं आगे कि क्या क्या इसमें अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो थी बहुत ही होशियार थी। केवल उतना ही काम किया इन्होंने जितने से काम चल सके। जैसे ये विद्रोह हुआ क्यों था, बस उसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं चीज़ों पे रोक लगाई गई। जैसे राज्य हड़पने की नीति, अस्थाई बंदोबस्त, इसके बाद कारतूसों का प्रयोग, इन सब पे रोक लगाया गया। इस अधिनियम के तहत इन सब पे रोक लगाया गया। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या किया गया, राज्य हड़पने की नीति पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण लगाया। यह भी एक कारण था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सब कारण थे। आर्थिक कारण क्या था, ये देखिए, राज्य हड़पते थे। इसके बाद सामाजिक कारण, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, ये सब पे जो है कुछ अंकुश लगाते थे सरकार। जो ब्रिटिश सरकार थे उस पे अंकुश लगाते थे, हस्तक्षेप करते थे। सती प्रथा, प्रदा प्रथा, ये सब में हस्तक्षेप करते थे, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। तो यह भी एक कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ था। तो राज्य हड़पने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण लगाया। फिर इसके बाद 1858 ईस्वी के एक्ट से भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय बना दिया गया। अर्थात ये जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था, क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, अब उस पद को क्या किया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। अब देखिए उस समय, अब यहाँ क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण होता है कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय बना दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया तो इसी अंतिम गवर्नर जनरल को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। क्या बनाया गया, पहला वायसराय बनाया गया। ओके, एक काम इसमें और किया गया था, जो भारत का बादशाह था, जो भारत के बादशाह का पद था, उस पद को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत उस पद को समाप्त कर दिया गया। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री में जानेंगे कि उस समय भारत का बादशाह कौन था और इसके बाद क्या किया गया, उसको कहाँ भेजा गया। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, किसने किसने किया था। पर ये अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक इतिहास, तो उसमें हम लोग वो बातें सीखेंगे जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है संविधान निर्माण से। ओके, अब वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए। अब क्राउन के द्वारा क्या क्या फैसला लिया गया उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, 1857 में जब इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1857 की क्रांति को दबा ले गए। इसके बाद हमने देखा कि 1858 का अधिनियम आया। और उस 1800 अधिनियम क्यों आया, क्योंकि 1857 में जो डिमांड रखी गई थी, उसी डिमांड को ये बस इन्होंने पूरा कर दिया। और इसके बाद फिर उतना ही काम किया इन्होंने जितने से इन लोगों का फ़ायदा था। देखिए, राज्य हड़पने की नीति, इसके बाद जो है कारतूसों का प्रयोग, इन सब पे इन लोगों ने रोक लगा दिया 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो इससे जो है विद्रोह को दबाने में मदद मिला इन लोगों को, ब्रिटिश सरकार को। इसके बाद कुछ समय तक ऐसे ही चला, 1858 से कुछ समय तक ऐसे ही चला। और ये लोग काफ़ी हद तक जो है भारत में अपने काम में सफल रहे। अर्थात कहीं भी विद्रोह नहीं होने दिए, किसी अच्छे काम में लोगों को आगे नहीं आने दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों का दायरा बढ़ा। ये लोग अपनी अपनी
टुकड़ियों में बटे और इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग अलग अलग अपनी प्रेसिडेंसी बनाने लगे और इनका जो है केंद्र बनाने लगे। ये अभी 5 केंद्र था, आगे हम लोग का 10 केंद्र होगा, तो ऐसे एक केंद्र बनाने लगे। आप देखिए पहले जो है 3 प्रेसिडेंसी थी, इसके बाद 3 प्रेसिडेंसियों को एक में कर दिया गया था। बाद में फिर क्या किया गया, यहाँ देखिए, जब इन लोगों की स्थिति सही हुई तो फिर इन लोगों ने क्या किया, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधान निर्माण की शक्तियां दी गई, जो कि 1833 में छीन ली गई थी। देखिए ध्यान से, 1833 में मद्रास और बम्बई को किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। इन तीनों को एक बना दिया गया था, लेकिन अब इन लोगों का स्थिति अर्थात कंडीशन इन लोगों की सही हो गई, तो इन लोगों को अब और भी केंद्र की ज़रूरत है कि हम वहाँ भी हमारा केंद्र रहेगा, वहाँ से भी हम डील करेंगे। तो बंगाल के बाद मद्रास और बम्बई को भी क्या कर दिया गया, पुनः विधान निर्माण की प्रक्रिया में लाया गया। तो एक था सेंट्रल, एक था केंद्र, और इसके बाद फिर प्रांत थे। तो 2 जगह विधान निर्माण होता था, एक सेंट्रल यानी कि बंगाल और दूसरा यहाँ, दोनों जगह, इन दोनों जगह ही होता था। अब इसके बाद इसमें क्या किया गया, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो केंद्र में जो विधान निर्माण करता था अर्थात वायसराय, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश क्या होता है, विशेष परिस्थिति में कानून, कोई भी मैटर होने के बाद किसी न किसी विशेष परिस्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। अब किस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट ऑफ 1861। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस एक्ट के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ओके, अब इसको वीडियो को पॉज करिएगा, इसको लिखिएगा। अभी इससे पहले वाले एक्ट में आपने देखा कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधान निर्माण की शक्ति दी गई। इसके बाद फिर आगे चल के क्या हुआ, देखिए एक्ट ऑफ 1892 ये आया, और इस एक्ट में क्या बातें कही गई उसको देखते हैं हम लोग। देखिए 2 प्रकार की विधान परिषद थी। आपको पता है कि एक केंद्रीय विधान परिषद था और इसके बाद एक प्रांतीय विधान परिषद था। केंद्रीय विधान परिषद जो गवर्नर के अधीन होता था, ठीक है, यहां देखिए आप अच्छे से बातें समझ में आएंगी आपको। केंद्रीय विधान परिषद ये गवर्नर के अधीन होता था, यहां आप लिख सकते हैं कि गवर्नर के अधीन था। ओके, और प्रांतीय विधान परिषद ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन था। यहाँ पे भी गवर्नर होते थे। ओके, यहाँ पे भी गवर्नर होते थे और वो विधान निर्माण का कार्य करते थे। अब इसमें क्या कहा गया, अब इसमें कहा गया जैसे भारतीयों की मांग थी कि जो संख्या है इन दोनों विधान परिषदों में, जो संख्या है भारतीयों की, उसको क्या किया जाए, उसमें वृद्धि की जाए। क्या किया जाए, उसमें वृद्धि की जाए, ताकि हम भी विधान निर्माण की प्रक्रिया में ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए तो फिर क्या हुआ, उन दोनों को क्या किया गया, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों परिषदों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीय चाहते थे कि अगर जो हम लोग सिस्टम में रहेंगे, तो सिस्टम में जब रहेंगे तो हम लोग अपने देश का कुछ भला कर पाएंगे। विधान निर्माण की प्रक्रिया में जब भाग लेंगे हम लोग, तो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्थाओं को हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो कुछ जो वकील थे भारत के और कुछ और लोग थे, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो लोग विधान निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहते थे। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये ऐसे ही नहीं इन लोगों को शामिल किया गया था। ये समझिए कि हर बार भारतीयों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रताड़ित किया गया, भारतीयों को प्रताड़ित किया गया, कुछ ना कुछ गलत काम किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर जो है ऐसे ही नहीं भारतीयों को इन परिषदों में शामिल कर लिया जाता था। समझ रहे हैं बात को।
बहुत ही परेशानियों के साथ इसमें जो है भागीदारी मिलती थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ अच्छे काम होंगे। जैसे अब भारतीयों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब जो है कुछ अच्छे काम होंगे किसमें, अपने भारत देश में आगे चलकर 1892 से आगे चलकर कुछ अच्छे काम होंगे। जैसे मार्ले मिंटो एक्ट 1909 अर्थात 1919 ईस्वी में। फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या होगा। फिर आगे चल के 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे। ओके, फिर 1935 का, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1935 का अधिनियम है। तो पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कीजिए। और बहुत सारे चैनल्स जो मैराथन क्लासेस चला रहे हैं और पता नहीं क्या डोज टाइप में, वैक्सीन डोज टाइप में चला रहे हैं, तो वो सब एक जैसे मैराथन क्लासेस और डोजेस क्लासेस, वो सब एक प्रैक्टिस के लिए है। किसके लिए है? एक प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हमारा मानना ये है कि आप जो है कोई लूसेंट की बुक या फिर कोई और बुक, हम ये नहीं कहते कि आप लूसेंट ही लीजिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम की बुक हैं उनको आप लीजिए और प्रैक्टिस उससे कीजिए। उसमें फैक्ट मत पढ़िए, क्योंकि आप देखेंगे उसमें कई चीज़ें गलत होती हैं। लूसेंट वगैरह में कहीं मिसप्रिंट होता है तो बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। कोई भी बुक लीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। पढ़िए आप यहाँ से, पर जो है प्रैक्टिस सेट होता है उसको सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता चलेगा। वीडियो में प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे जो मैराथन क्लासेस वगैरह डोज वगैरह टाइप में चला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, आपको पृष्ठभूमि चाहिए अच्छे से। तो पृष्ठभूमि के लिए आप कॉपी और पेन लीजिए, बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए, खुद क्वेश्चंस को पढ़िए। ओके, और सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, समय मांगता है ये सब चीज़ें। तो समय दीजिए, 2-3 घंटे समय दीजिए। मैंने कहता है 7-8 घंटे पढ़िए, लेकिन 2-3 घंटे रोज़ समय दीजिए, 2 घंटे तो मिनिमम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।